नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के आतंकी फैक्ट्री के खुलासे के बाद इसकी परतें खुलनी शुरू हो चुकी हैं। बिहार के बाद देश विरोधी गतिविधियों के तार अब पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ने लगे हैं और इसी कड़ी में पटना पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, जिसे पटना लाया जा रहा है। पटना में एसडीपीआई, पीएफआई और गजवाए हिंद के खिलाफ दो अलग अलग केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई से जुड़े मामले में 4 लोग, जबकि गजवाए हिंद मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले की जांच पटना के एसआईटी की टीम कर रही है। एसआईटी की टीम राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी कर रही है। पटना पुलिस ने 48 घंटे के लिए अरमान मलिक और अतहर को रिमांड पर भी ले लिया है। इस पूरे मामले में गिरफ्तार अरमान मलिक के बारे में पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि वो स्कूल संचालक के अलावा जमीन की दलाली का काम भी करता है। अरमान मलिक झारखंड के रिटायर्ड पुलिस अफसर जलालुद्दीन के भाई के साथ जमीन की दलाली किया करता था। डे बिफोर यस्टरडे जिसमें 3 लोगों को जेल भेजा गया था, उसमें 2 लोगों को अरमान मलिक और अतहर परवेज का हम लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा 48 घंटे का पुलिस रिमांड दिया गया है। पुलिस रिमांड पे पूछताछ शुरू की जा रही है और 48 घंटे में जो साक्ष्य हमारे पास आएंगे या हमारे पास अभी तक जो साक्ष्य आ गए हैं उसको और वेरीफाई करके और उन दोनों के द्वारा जो और कुछ बताए जाएंगे, उन दोनों के जो इंटरलिंक्स एस्टैब्लिश होंगे और उन दोनों के द्वारा जो अभी तक और चाहे फंडिंग की बात करें, फाइनेंशियल ट्रेल्स की बात करें, स्लीपर्स की बात करें या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की बात करें या टीओटी की बात करें या किन लोगों को तैयार करके कहाँ कहाँ भेजा गया था और वो लोग क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, इन सबों के बारे में हम लोगों को पुख्ता जानकारी मिलेगी। और सबसे सटीक बात यह है कि हमारी पूछताछ के लिए, पुलिस रिमांड पे पूछताछ के लिए बहुत ही विशेषीकृत टीम बनाई गई है। उसका अपना क्वेश्चनायर है, टेक्निकल अभी तक हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो है, और जो जैसे जैसे हमारे पास उनके जवाब मिलेंगे उसको वेरीफाई करने के लिए ग्राउंड पर हमारी स्पेशल टीम्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में और अलग स्टेट्स में कैंप किए हैं। तो हम लोग जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा तत्काल उसको जीरोइंग करके और तुरंत हम लोग गिरफ्तारी इनसे। तो अब इस पूरे मामले के तार यूपी से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से वकील नरुद्दीन जंगी को गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि किस तरीके से वहां पुलिस ने कार्रवाई की और गिरफ्तार किया गया। आप 10 बड़ी बातों के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। लखनऊ से नरुद्दीन जंगी को पहले गिरफ्तार किया गया। मवैया मेट्रो स्टेशन के पास से उसकी गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम मुसाफिर खाना 4 बाग में आरोपी रुका हुआ था, जहां से गिरफ्तारी हुई। नरुद्दीन पीएफआई का सक्रिय सदस्य है, ये आरोप इस पर है। दरभंगा से चुनाव भी लड़ चुका है। आपको बता दें कि विधानसभा का चुनाव इसने एसडीपीआई के टिकट से दरभंगा से चुनाव लड़ा था। बिहार एटीएस ने अभी इसे गिरफ्तार कर लिया है और इसके बारे में जो जानकारी है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि दरभंगा का ही रहने वाला है नरुद्दीन जंगी। पीएफआई से लोगों की, जो पीएफआई से जुड़े लोग थे, उनकी ये पैरवी किया करता था। जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली कोर्ट में उन लोगों की पैरवी नरुद्दीन जंगी किया करता था। तो ये तमाम बड़ी बातें नरुद्दीन जंगी को लेकर सामने आ रही हैं। बढ़ते हैं आगे। आतंकी मॉड्यूल पर अभी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बिहार में कई जगहों पर ट्रेनिंग दी गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से एक खबर सामने आ रही है कि दक्षिण के राज्यों से कई सारे ट्रेनर आए थे। स्थानीय लोगों को यहां पर ट्रेनिंग दी जा रही थी। पटना के अलावा कई और जिलों में भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी संजय कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, देखिए एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है? पटना के अलावा और कहां-कहां ट्रेनिंग सेंटर था?
देखिए, निश्चित तौर पर जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि न केवल पटना में बल्कि पटना के अलावा जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां भी जो साउथ के 12 लोग आए थे ट्रेनर के रूप में, जर्नलिस्ट के रूप में, उन्होंने ट्रेनिंग दी है और अलग अलग जिलों में ट्रेनिंग दी है। स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग दी गई है और उनसे जिन लोगों ने प्रशिक्षण लिया वो अपने स्तर पर अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये 6 महीने पहले ही ट्रेनिंग दिसंबर के महीने में बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग जो थी वो हुई थी और दिसंबर में ये ट्रेनिंग देकर वापस चले गए। तो और 6 महीने में जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली वो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया और कई लोगों को प्रशिक्षण दी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात सामने आई, एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि पीएफआई और एसडीपीआई के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनकी आड़ में किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियां जो थी वो बड़े पैमाने पर राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही थी। और यही कारण है कि अब जांच का दायरा भी जो है वो बढ़ा है। 26 लोग तो पटना से, चूंकि रिलेटेड से फुलवारी से, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है, लेकिन अब जांच और जो आरोपी हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। ये बड़ा खुलासा। और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ट्रेनिंग केवल पटना में ही नहीं दी जा रही थी, पटना में ही ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे, बल्कि राज्य के कई जिलों में इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर थे, जिसका क्लू पटना पुलिस की एसआईटी को भी मिल गया है। जी संजय, इससे पहले भी बताया गया था जिस वक्त फुलवारी शरीफ में छापेमारी की गई थी, वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया था उसमें ये पता चला था कि कुछ 12 लोग जो थे दूसरे राज्य से आए थे। क्या वो लोग भी इस सब में शामिल थे? उन लोग की तरफ से भी अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही जो ट्रेनर आए थे 12 लोग, वो केवल पटना में ही उन्होंने ट्रेनिंग नहीं दी थी, बल्कि पटना के अलावा, राजधानी के अलावा दूसरे जिलों में भी उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। और इस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंटेलिजेंस क्लू भी सामने आया है और इंटेलिजेंस सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि कर दी कि स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी गई थी जो राज्य के। आज पटना पुलिस ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ट्रेनिंग सेंटर है, केवल पटना में नहीं है बल्कि दूसरे जिलों में। और यही कारण है कि एसआईटी की टीम दूसरे जिलों में भी दबिश दे रही है और वहां जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, और किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उसको पता लगाने की लगातार कोशिशें जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, पटना में एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। और पटना में सिर्फ एक फुलवारी शरीफ ही नहीं बल्कि और भी कई जगह ट्रेनिंग सेंटर थे जहां दक्षिण भारत से आए हुए ट्रेनर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रच रहे थे। भारत के खिलाफ नापाक साजिश। पटना में लिखी जा रही थी राष्ट्रद्रोह की स्क्रिप्ट। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड। मरगूब का गजवाए हिंद एक्सपोज्ड। 2023 में डायरेक्ट जिहाद की थी प्लानिंग। मुस्लिम युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग। बिहार की राजधानी पटना में भारत के खिलाफ रची जा रही आतंकी साजिश पर न्यूज 18 आज सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि पटना में आतंकी ट्रेनिंग के कितने सेंटर थे। हम आपको बताएंगे कि कहां-कहां दी जाती थी आतंकी ट्रेनिंग, कहां से आते थे आतंक के ट्रेनर और कौन-कौन लोग होते थे उस ट्रेनिंग का हिस्सा। आतंकियों का प्लान 2047 डिकोड हो चुका है। पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज नाम के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस से हुई थी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों ने पटना के फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ था। यहाँ मार्शल आर्ट की आड़ में आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पटना में देश विरोधी ट्रेनिंग का यही एकमात्र अड्डा था। पटना में ऐसी ट्रेनिंग के और 2 अड्डों का न्यूज 18 खुलासा करने जा रहा है। और वो 2 अड्डे थे पटना के सगुना मोड़ के नजदीक और खगौल के पास। सगुना मोड़ से महज चंद कदमों की दूरी पर बने इस सेंटर में राज्य भर से ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए आए थे। उन्होंने ट्रेनिंग के बाद अपने अपने इलाके में कई लोगों को पीएफआई और एसडीपीआई जैसे संगठनों से जोड़ा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया।
जो सोर्स हैं उन्होंने न्यूज 18 को इस बात की जानकारी दी है और आधिकारिक तौर पर भी यह जानकारी मिली है कि सगुना मोड़ जो ये इलाका है सगुना मोड़ का, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर भी एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर बाकायदा जो साउथ के ट्रेनर आए थे वो ट्रेनिंग दे रहे थे। इसी सगुना मोड़ से ठीक बगल में वो ट्रेनिंग सेंटर बताया जा रहा है। दूसरा ट्रेनिंग सेंटर खगौल में था। सुरक्षा एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण के राज्यों से आए 12 ट्रेनर में से एक ग्रुप ने खगौल के इसी सेंटर पर पटना के अलावा दूसरे जिलों से आए लोगों को ट्रेनिंग दी थी। इस वक्त जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं वो उसी मदरसे और मस्जिद की है जहां पर पीएफआई एसडीपीआई से जुड़े लोगों को पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में ट्रेनिंग दी जा रही थी। फुलवारी के आतंकी पाठशाला में ट्रेनिंग लेने वालों में 2 दर्जन लोगों की पहचान हो चुकी है। इनको ढूंढ निकालना खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब अपने दर्शकों को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। पॉइंट टू पॉइंट आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। शुरुआत जो होती है वो बुधवार से होती है। बुधवार को फुलवारी शरीफ में सबसे पहले पुलिस की टीम ने छापेमारी की, जिसमें पुलिस ने वहां से 2 संदिग्ध लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जिसका नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज बताया जा रहा है, जिसे फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया था। और यह सब कुछ क्यों हुआ? तो आईबी के इनपुट पर दोनों की गिरफ्तारी हुई। आईबी की तरफ से यह जानकारी पुलिस को दी गई थी, जिसके बाद छापेमारी की गई थी। दोनों के पीएफआई से जुड़े होने का पता चला। जब जांच किया गया तो इसके बारे में जानकारी मिली। पता यह भी चला कि दोनों पर आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप है और इन सब के अलावा इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी, जो कुछ उनके पास से बरामद किया गया। गुरुवार को अरमान मलिक को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब तक 5 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इन सब के अलावा कुल 26 लोग ऐसे हैं जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शुक्रवार को एसडीपीआई के दफ्तर में भी पुलिस की टीम पहुंची थी। वहां छापेमारी की गई और राष्ट्र विरोधी दस्तावेज वहां से पुलिस की टीम को मिले हैं। और अब इस पूरी खबर पर एनआईए की नजर भी बनी हुई है। बढ़ते आगे और अगली खबर गया से। गया के वजीरगंज में देसी बम के विस्फोट में 2 बच्चे जख्मी हो गए। प्राइमरी स्कूल मुर्गिया चक के पास ये बम फट गया और जिस वक्त बम फटा वहां बच्चे खेलने के लिए पहुंचे थे, वहां बच्चे खेल रहे थे। बम फटने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी जांच के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। मुझे मिली है मुर्गिया चक गाँव है, वहाँ पे एक जो जर्दा का शायद डिब्बा होता है उसमें बताया गया है एक बम फटने की वो आया है सूचना, जिसके लिए मैंने बम डिस्पोजल स्क्वाड को और स्निपर डॉग को यहाँ पे डॉग स्क्वाड को भेज रही हूँ और मैं खुद भी जा रही हूँ स्पॉट पे। उसमें 2 बच्चों का माइनर इंजरी का बात आया है, खेलने गए हुए थे तो वो बताया है अभी थाना प्रभारी। मैं जाके फिर कुछ देखूंगी अभी। और मोतिहारी में जाली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 8 लाख रुपए का जाली नोट बरामद किया है और इसके साथ ही नोट छापने वाली मशीन भी बरामद की गई है। रुपए कार से बरामद किए गए। इसके बाद पकड़े गए लोगों की निशानदेही पर पिपरा बाजार में छापेमारी भी की गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है जो जाली नोट खपाने का काम किया करते थे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, वो तस्वीर देखें जो जाली नोट बरामद किया गया है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने एक साइबर कैफे संचालक को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है, जहां से नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन, नोट बनाने के लिए रखे गए पेपर और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। सफलता मिली कि हम लोगों ने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो लोकल स्तर पर प्रिंटर, लैपटॉप, स्कैनर की सहायता से ये जाली नोट बनाते थे और इसको जो है मार्केट में सप्लाई करते थे। 2 लाख असली नोटों के बदले 5 लाख रुपए लेने की बात सामने आई है और इसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। और बेगूसराय में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पटना एसटीएफ और मटिहानी थाने की संयुक्त कार्रवाई में 9 पिस्टल के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को यहां सूचना मिली थी कि कोई स्कूटी सवार हथियारों की बड़ी खेप लेकर मटिहानी पहुंचा है। सूचना पर पुलिस ने मटिहानी में जाकर छापेमारी की और समस्तीपुर के रहने वाले साहिल कुमार को गिरफ्तार कर लिया। साहिल के पास से 6 देसी पिस्टल, 3 ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 कारतूस बरामद किए गए हैं।
साहिल मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज का सेकेंड ईयर का छात्र है। कोरोना काल में घर लौटा है और फिर अपराध की दुनिया में फंस गया। इसको रोक के जब चेक किया गया तो इसके पास से 6 देसी कट्टा, 3 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी इसके पास से बरामद हुई है। पूछताछ में हम लोग को मालूम पड़ा है कि ये एक व्यक्ति है जिससे हथियार की ये पूरी खेप लेके आ रहा था और समस्तीपुर में कहीं पे ये डिलीवर करने वाला था। और नाबालिग से रेप के आरोपी संदेश के पूर्व आरजेडी विधायक अरुण यादव ने आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद आरोपी पूर्व विधायक को 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। अरुण यादव 3 साल से फरार चल रहे थे। उनके घर कुर्की जब्ती की गई थी और कोर्ट ने उनके 4 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया था। इस मामले में 4 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। आज उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। एक 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप का मामला था, जिसमें इन्होंने आज न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और चूंकि कहा गया कि इनकी दोनों किडनी फेल है और इसलिए इन्हें बेंच पर बैठाया गया था कोर्ट में और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हाकिम ने कस्टडी में भेज दिया। और सुपौल में एक स्कूल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। मामला जीवछपुर गांव के कस्तूरबा गांधी स्कूल का है। एंटीजन टेस्ट यहां पर किया गया था, जिसमें 16 बच्चियां कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। सभी में सर्दी और बुखार के लक्षण भी मिले हैं। इसके बाद बच्चियों की जांच कराई गई और RT-PCR टेस्ट के लिए उनका सैंपल अभी भेज दिया गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। डॉक्टरों ने बताया है कि सिर्फ एक बच्ची को तेज बुखार था। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बनी हुई है और डॉक्टर बच्ची की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उनको बुखार और सर्दी की शिकायत थी। हमारी टीम वहां गई थी, दवा दे के आई थी। उसके बाद अगले दिन हमने वहां पे सैंपलिंग करवाया तो बच्चे एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। हमने आज RT-PCR हम उसका सैंपल भेज रहे हैं। और अब बात करेंगे मौसम की, तो बिहार में अगले 48 घंटे के बाद भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। अगर भारी बारिश हुई तो पटना का डाक बंगला रोड, फ्रेजर रोड, जमाल रोड समेत कई इलाके डूब जाएंगे। क्यों? जानने के लिए देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। तकरीबन 15 फीट यहाँ पर बड़े गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये तालाब का स्वरूप ले चुका है। और इसके ठीक बगल में देखिए संप हाउस है, जो संप हाउस SP वर्मा रोड, जमाल रोड, डाक बंगला, फ्रेजर रोड और गोरिया टोली तक को जो है यहाँ से इस पर आश्रित है, इस संप हाउस पर। लेकिन इस संप हाउस में 3-3 मोटर लगे हैं और 2 बड़े मोटर इसलिए बंद हैं क्योंकि जैसे ही मोटर चलता है तो लीकेज जो है यहाँ से उसकी वजह से पानी जो है ओवरफ्लो होने लगता है। तो ये लापरवाही आपको हम दिखा पा रहे हैं। शहर के बीचों बीच सबसे पॉश इलाका और बगल में डाक बंगला चौराहा है, तो निश्चित रूप से ये सबसे ज़रूरी की चीज़ें हैं क्योंकि जो ट्रैफिक समस्या है 24 घंटे यहाँ पर बनी रहती है। ये देखिए दाईं तरफ ये संप हाउस है और संप हाउस में 2-2 मोटर लगे हुए हैं और दोनों मोटर जो है फिलहाल बड़े मोटर बंद हैं, छोटे मोटर चलाए जा रहे हैं। हम कैमरामैन दीपक से कहें कि अंदर चलिए आप और आप अंदर दिखाइए कि जो मोटर है किस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि अगर भारी बारिश आ जाएगी तो निश्चित रूप से शहर में फिर से एक बार जल जमाव के साथ साथ शहर डूबने का खतरा है। ये देखिए अंदर की तस्वीर आप कि ये संप हाउस है और यहाँ पर जो छोटे मोटर हैं वो यहाँ पर स्टार्ट हैं और बड़े मोटर जो हैं वो बंद हैं। निश्चित रूप से ये संप हाउस के ऑपरेटर हैं और बुडको के द्वारा ये संप हाउस जो है संचालित किया जाता है। और इसके ठीक सामने देखिए SP वर्मा रोड में किस तरह से गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। न्यूज़ 18 सवाल कर रहा है कि आखिर पिछले 3 महीने से लगातार तैयारी मुकम्मल करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन अब तक मानसून आने के बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है और शहर जो है एक बार फिर से कहिए कि जलजमाव की हालत शहर में हो सकती है। और जो लोग हैं अब से ही डरे हुए हैं क्योंकि भारी बारिश अगर होती है तो निश्चित रूप से ना तो लीकेज का काम पूरा होगा और ना ही जो है शहर डूबने से बच पाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।